हाय फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग का टॉपिक चल रहा है गांधी युग, तो हम लोगों ने पार्ट 1 में गांधी जी से संबंधित जो कुछ प्रश्न बने थे, जो बेसिकली प्रश्न था, उन प्रश्नों को अच्छे तरीके से हम लोगों ने कवर किया था। तो आज हम लोग गांधी जी का पृष्ठभूमि पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे जो प्रश्न और भी बचे हुए हैं, उनको हम लोग एक एक करके अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में यहाँ तक के प्रश्न को कवर कर चुके थे कि 1909 ईस्वी में एक पुस्तक लिखा गया था गांधी के द्वारा, जिसका नाम था हिंद स्वराज। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो ये गांधी जी के द्वारा लिखा गया। और इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले थे गांधी जी का पृष्ठभूमि। तो गांधी जी का पृष्ठभूमि तब कहलाएगा जब भारत में गांधी जी आते हैं, विदेश से जब देश वापस आते हैं, और देश आने के बाद जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में जब गांधी जी जुड़ते हैं, तो वहाँ से स्टार्ट होता है गांधी जी का पृष्ठभूमि। तो चलिए हम लोग एक एक करके उन प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ से जब गांधी जी विदेश से जब देश वापस लौटते हैं, तो लौटने का जो डेट है वह है 9 जनवरी 1915। तो इसीलिए जब कोई देश का नागरिक विदेश से अपना देश पुनः वापस लौटता है, तो वैसे व्यक्ति को हम लोग प्रवासी भारतीय कहते हैं। तो सबसे पहले 9 जनवरी को जब गांधी जी वापस लौटे, तो इस डेट को हम लोग प्रत्येक वर्ष अप्रवासी दिवस मनाते हैं। अप्रवासी दिवस। तो यहाँ से एक डेट याद रखना है दिवस का। पूछा जाएगा कि अप्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। और अप्रवासी दिवस किस भारतीय के आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो यहाँ से हो जाएंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। हमेशा इन सब प्रश्नों को याद रखेंगे। तो सबसे पहले गांधी जी वापस आते हैं 9 जनवरी 1915 को। जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को वापस आते हैं अपना देश, तो आने के फलस्वरूप क्या होता है, उनको एक ऐसे व्यक्ति का तलाश था जो उनको अच्छे तरीके से भारत के बारे में और राजनीति के बारे में शिक्षा दे सके। तो गांधी जी ने आने के तुरंत बाद एक व्यक्ति को अपना गुरु बनाया। तो उस व्यक्ति का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। पूछा जाएगा कि गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे, तो यही थे गोपाल कृष्ण गोखले। राजनीतिक शिक्षा गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले से स्टार्ट किए। और यहाँ से सीखने के बाद क्या हुआ कि 1916 ईस्वी में गांधी जी ने एक आश्रम का स्थापना किया, जिस आश्रम का नाम था साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम। तो यहाँ से हम लोग 2 प्रश्न क्लियर किए कि गांधी जी जब भारत से वापस आते हैं, तो 9 जनवरी उसका डेट क्या है, 9 जनवरी 1915। और आने के फलस्वरूप अपना एक गुरु बनाते हैं, एक व्यक्ति को, जिसका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। अब 1916 में साबरमती का आश्रम का स्थापना करते हैं। यह कभी कभी पूछा जाता है कि साबरमती आश्रम का स्थापना किस नदी के किनारे किया गया, तो यह आश्रम का नाम ही पड़ा एक नदी के नाम पर, जिसका नाम था साबरमती। साबरमती। आप जानते हैं कि गुजरात किस नदी के किनारे स्थित है, तो गुजरात जो है साबरमती नदी के किनारे स्थित है। तो साबरमती आश्रम का स्थापना साबरमती नदी के किनारे किया गया। और साबरमती आश्रम जो है गुजरात राज्य में स्थित है, और साबरमती नदी के किनारे हैं, पूरा गुजरात शहर बसा हुआ है। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब गांधी जी 1916 में उनका जो है महत्वपूर्ण जो है सत्याग्रह होता है। और सत्याग्रह के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था कि सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है। तो होता है सत्य और अहिंसा के राह पर चलकर जीत दर्ज करना ही क्या कहलाता है, सत्याग्रह कहलाता है। तो वहाँ से हम पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक प्रश्न देखा था कि गांधी जी का जीवन का पहला सत्याग्रह कौन था। तो गांधी जी के जीवन का पहला सत्याग्रह था 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में था, जो गोरे और काले के विरुद्ध था। तो लाइफ का अगर पहला सत्याग्रह गांधी जी का पूछा जाए, तो हम लोग बोलेंगे चंपारण का। लेकिन अगर बोला जाए कि भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन था, तो यही चंपारण सत्याग्रह। तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह से अगर बिहार का कोई भी एग्जाम देते हैं आप, तो हमेशा चंपारण सत्याग्रह से एक ना एक प्रश्न हमेशा देखने को मिलेगा। तो यहाँ से देखते हैं चंपारण सत्याग्रह से। तो गांधी जी का यहाँ से लिखेंगे, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह। सत्याग्रह कहाँ? प्रथम सत्याग्रह अगर छोड़ देंगे लिख करके तो हो जाएगा फिर दक्षिण अफ्रीका वाला। लेकिन गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ? भारत में। तो भारत में कहाँ हो जाएगा? चंपारण।
चंपारण में। तो इस चंपारण का घटना क्या था, इस चंपारण को हम लोग अच्छे ढंग से देखेंगे। तो चंपारण का कहानी ये है कि चंपारण में चंपारण का एक स्थानीय नेता था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल था स्थानीय नेता। तो इसके कहने पे गांधी जी आते हैं कहाँ, चंपारण। चंपारण आते हैं, पश्चिमी चंपारण जिसका नाम है, पश्चिमी चंपारण की बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे प्रश्न यहाँ से पूछेगा कि चंपारण का क्या कहानी है। तो सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे कि गांधी जी चंपारण जाते हैं या गांधी जी चंपारण जाते हैं या पहुँचते हैं किनके कहने पे, गांधी जी किसके कहने पर चंपारण जाते हैं। तो ये वहाँ का स्थानीय नेता था। पूछा जाता है कि स्थानीय नेता कौन था, चंपारण का स्थानीय नेता या स्थानीय व्यक्ति कौन था। तो ये हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं। तो चंपारण में क्या हो रहा था, चंपारण में सबसे पहले हम देखेंगे कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा लगाना होता था नील। क्या लगाना होता था, नील लगाना होता था, नील का खेती। और नील एक नकदी फसल है, आप लोग जानते हैं कि नील एक नकदी फसल है। नकदी फसल उसे कहते हैं जिसे बेचकर कुछ पैसे की प्राप्ति होती है। तो 20 कट्ठा में लगाना होता था, 3 कट्ठा में क्या, नील लगाना होता था। और नील की जड़ें इतनी मजबूत होती थी कि जो बहुत दिनों के लिए, बहुत सालों के लिए खेत को क्या कर देता था, बंजर कर देता था। खेत को क्या कर देता था, ये बंजर बनाता था। इसलिए किसान जो है इससे बहुत परेशान थे। जैसे मैं बोला गया कि अगर 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा, तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में कम से कम जो है नील की खेती करना होता था। और नील की खेती करने वाले को क्या कहा जाता था, नीला। बीपीएससी के एग्जाम में ये नीला से प्रश्न पूछा गया है। और तो हमेशा याद रखिएगा कि एक एक प्रश्न को, कि सबसे पहले चंपारण में चल रहा था 3 कठिया प्रणाली। 3 कठिया प्रणाली चंपारण में चल रहा था, क्या, 3 कठिया प्रणाली चल रहा था। तो 3 कठिया प्रणाली का मतलब क्या होता है कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में लगाना होता था नील। और नील लगा देने से क्या होता था कि खेत जो है 2-3 साल के लिए बंजर हो जाता था, क्योंकि नील की जो जड़ें हैं, नील पौधा की जो जड़ें हैं बहुत मजबूत होता था और बहुत दूर दूर तक जाता था। तो इसके वजह से जो है खेत बंजर हो जाता था। और इस स्थिति को देखते हुए किसानों में बहुत सारा परेशानी आ चुका था। तो एक परेशानी हुआ नील की खेती। और सबसे पहले एक और परेशानी था कि लगान जो था, लगान लिया जा रहा था, लगान वह बहुत अधिक था, लगान भी अधिक था। तो यहाँ से प्रश्न को हम लोग कलेक्ट किए कि सबसे पहले चंपारण पहुँचते हैं गांधी जी किसके कहने पर, राजकुमार शुक्ल के कहने पर। चंपारण में कैसा खेती हो रहा था, तो 3 कठिया खेती हो रहा था, 3 कठिया प्रणाली के रूप में खेती हो रहा था। 3 कठिया प्रणाली किसे कहते हैं, मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा लगाना होता था क्या, नील। और नील लग जाने से खेत हो जाता था क्या, बंजर, जो कि किसानों के लिए अच्छा नहीं था। तो इसी को सुधारने के लिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को क्या किया था, आमंत्रण किया था। प्रश्न फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि किसके आमंत्रण पर गांधी जी चंपारण पहुंचे थे, तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर। तो इतना बात हुआ। और नील की खेती करने वाले को क्या कहा जाता था, नीला कहा जाता था। तो गांधी जी यहाँ चंपारण पहुँचते हैं और 3 कठिया प्रणाली को क्या करते हैं, 3 कठिया प्रणाली को समाप्त करते हैं। और समाप्त करने के साथ साथ 25% लगान क्या करते हैं, माफ़ कराते हैं। 25 पूछा जाता है कि वो चंपारण पहुंचकर गांधी जी ने कितना % लगान को माफ़ करवाएं, तो 25% लगान को माफ़ कराते हैं। और यहाँ का जो स्थिति था 3 कठिया प्रणाली का, वो भी समाप्त करते हैं। और यहाँ का स्थिति में क्या करते हैं, बहुत सारे तरह से सुधार करते हैं। तो यही जो चंपारण है, यही चंपारण से महात्मा गांधी को पहले उनका नाम था गांधी, करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी इनका नाम था। तो गांधी जी को अगर पूछा जाए, कहा जाए कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि कहाँ से मिला, गांधी जी को उपाधि मिला एक किसका, महात्मा का उपाधि। गांधी जी को महात्मा का उपाधि मिला कहाँ से, तो चंपारण से। तो देने वाले व्यक्ति कौन थे, ये महात्मा को उपाधि जो देने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। जिस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के कि बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को
सरदार की उपाधि दिया था, उसी प्रकार से महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि देने वाले व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। और ये महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि मिला कहाँ? तो चंपारण में मिला। तो इतना बात हम लोग क्लियर किए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अब यहाँ देखते हैं चंपारण के साथ साथ क्या हुआ। 1918 ईस्वी में एक हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन में भी गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा और यह आंदोलन सफल रहा। यहाँ से अगर पूछा जाएगा कि गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल कहाँ से प्रारंभ किया, तो यही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन से स्टार्ट किया। और पहली बार हम यहाँ पर क्या किए, कार्य क्या किए जो देखना है। तो यहाँ पर बोनस नहीं मिल रहा था, बोनस जो मिलता है काम करने वालों को, तो बोनस नहीं मिला था। तो यहाँ जाकर के इस स्थिति को सुधार किए गांधी जी और पहली बार भूख हड़ताल किए। कितना ईस्वी में? 1918 ईस्वी में। और जिसका नाम है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। और एक 1918 में ही एक खेड़ा आंदोलन भी किए थे गांधी जी। खेड़ा आंदोलन और खेड़ा पड़ता है किस राज्य में? तो गुजरात में। ठीक है। और ये आंदोलन खेड़ा आंदोलन भी काफ़ी हद तक सफल रहा गांधी जी के प्रयासों के द्वारा। तो इतना बात एक एक करके हम लोग समझते चलेंगे। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा आंदोलन। और इतना आंदोलन के साथ साथ एक और समस्या आ जाता है बीच में, जिसका नाम था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से हम लोग कुछ प्रश्नों को कवर करते हैं। तो चलिए देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। सबसे यहाँ पर याद करिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। डेट याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कहाँ हुआ? तो अमृतसर। तो अमृतसर कहाँ है? तो अमृतसर पंजाब में है। और पंजाब में एक जगह है खास, अमृतसर पंजाब में पड़ता है और अमृतसर में ही एक जगह पड़ता है जिसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग में मीटिंग हो रहा था। बहुत सारे लोग यहाँ पे एकत्रित हुए थे। ये मान लें सेंट पीटर्सबर्ग है, तो यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो कहानी ये है, समझते हैं सबसे पहले कहानी को। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक मतलब होने से पहले क्या हुआ था कि एक सेंट पीटर्सबर्ग में, जो अमृतसर पंजाब में पड़ता है, यहाँ भारतीय लोग एक सभा बना करके एकत्रित हुए थे। एकत्रित होने का कारण क्या था? यहाँ बोला गया था एक हमारे भारतीय व्यक्ति सत्यपाल किचलू को मतलब फांसी की सज़ा मतलब मृत्युदंड का सज़ा सुनाया गया था। तो इसको छुड़ाने के लिए एक मीटिंग अरेंज किया गया था भारतीय लोग द्वारा। और यहाँ भारतीय लोग क्या हुए थे? बैठे हुए थे। तो यहाँ पर कहानी है कि सेंट पीटर्सबर्ग में सत्यपाल किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। मृत्युदंड नहीं, गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उनको छुड़ाने के लिए एक मीटिंग अरेंज किया गया था। तो भारतीय लोगों ने अपने अपने जगह पे इस मीटिंग में बैठे हुए थे और वार्तालाप हो रही थी। और इसको सुरक्षा के लिए क्या किया गया था? एक ब्रिटिश सेनापति को नियुक्त किया गया था। उस ब्रिटिश सेनापति का नाम था जनरल ओडायर। उसका नाम तो क्या था? जनरल ओडायर। अगर पूछा जाए कि जलियांवाला बाग में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग में जो मीटिंग हो रहा था उसको सुरक्षा के लिए किस ब्रिटिश सेनापति को नियुक्त किया गया था? तो जनरल डायर को। और जनरल डायर को किसी ने अफवाह के तौर पे ये बात फैला दिया कि यही जो है चंद्रशेखर आज़ाद इस मीटिंग में जो है शामिल है। और पहले का घटना क्या है? चंद्रशेखर आज़ाद पे इनाम रखा हुआ था कि यदि कोई चंद्रशेखर आज़ाद को जिंदा पकड़ता है तो उसे जो है इनाम दिया जाएगा। तो और चंद्रशेखर आज़ाद का उसके अगेंस्ट में कहना क्या था कि हम जिंदा कभी पकड़े नहीं जाएंगे अंग्रेजों के हाथों। जब भी अगर हम पकड़े जाएंगे तो हमारा जो है डेड बॉडी ही मिलेगा। तो इसीलिए जनरल डायर को सूचना को किसी ने दे दिया कि ये मीटिंग में चंद्रशेखर आज़ाद भी आए हुए हैं।
तो जनरल डायर क्या किया, बिना सोचे समझे ये गोली चलाने का क्या कर दिया, आदेश दे दिया। जब गोली चलाने का आदेश दे दिया तो लोग यहाँ पे भगदड़ मच गया। भगदड़ मचने के दौरान क्या हुआ, इस वर्ग में एक कुआं था, कुछ लोग गोली से मारे गए। जब जनरल डायर अंधाधुन गोली चलाना स्टार्ट कर दिया तो कुछ लोग गोली से मारे गए, और गोली से मारने से ज़्यादा जो लोग हैं बचने के लिए कुआं में कूदने लगे। कुआं में कूदने से बहुत सारे लोग एक के ऊपर एक जब गिरने लगे तो इससे भी बहुत ज़्यादा लोगों का मृत्यु हो गया। और इस घटना के दौरान जनरल डायर जब घटना का पूरा अंजाम दे दिया, यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद तो मिले नहीं लेकिन बहुत सारे बेगुनाह मारे गए। तो यह घटना के बाद जनरल डायर चला जाता है कहाँ, लंदन। कहाँ चला जाता है, लंदन। तो लंदन में क्या होता है, लंदन जाने के बाद इसको लगता है कि हमें यहाँ पे कोई पकड़ेगा नहीं, कोई मारेगा नहीं। तो लंदन में उधम सिंह ने, एक भारतीय व्यक्ति है उधम सिंह, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि जनरल डायर को लंदन में हत्या किसने किया, तो उधम सिंह किया। उधम सिंह कितना ईस्वी में, 1924 ईस्वी में। तो हमेशा याद रखिएगा कि जनरल डायर का हत्या किसने किया, उधम सिंह, कितना ईस्वी में, 1924 ईस्वी में। इतना बात हुआ। तो जनरल डायर को जाकर के 1924 ईस्वी में कौन, उधम सिंह जाकर के हत्या करते हैं। अब जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, इसी घटना को हम लोग, ये जो जगह था इसका नाम था जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग जगह के नाम है, ये जगह का नाम था जालियांवाला बाग। और यहाँ जो कांड हुआ तो इस कांड को हम लोग उसी नाम से रख दिए जिस प्रकार से हम लोग कहते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ, अमृतसर, पंजाब में। अगर खास जगह अगर बोले तो सेंट पीटर्सबर्ग बोलिएगा, हालांकि ये पूछता नहीं है, ज़्यादातर अमृतसर पंजाब ही पूछेगा। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। और इस हत्याकांड को जांच के लिए सबसे पहले जालियांवाला बाग हत्याकांड जिस समय हुआ उस समय हम लोग एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न याद करेंगे। उस समय हमारा भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, तो यहाँ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। यहाँ से याद कीजिएगा थोड़ा सा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जिस समय हुआ उस समय भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, भारत के गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। इसी समय एक अधिनियम आता है जिसका नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम किसके द्वारा लाया गया, तो यहाँ से याद कीजिएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा लाया गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा एक अधिनियम लाया गया था, अधिनियम लाया गया था। तो उस अधिनियम का क्या नाम था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। तो इतना तक हम लोग क्लियर किए। उधम सिंह ने लंदन जाकर के किसका हत्या किया, डायर का, जनरल डायर का हत्या किए, कितना ईस्वी में, 1924 ईस्वी में। अब देखिए एक होता है हंटर आयोग। तो हंटर आयोग क्या था, तो यहाँ से देख रहे हैं हम लोग। तो किस गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने एक अधिनियम लाया जिसका नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम किसके द्वारा लाया गया, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा। और इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड को जांच के लिए, यहाँ से जालियांवाला बाग का जांच के लिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम था एक आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम था क्या, हंटर आयोग। तो प्रश्न यहाँ से ये हमेशा पूछा जाता है कि हंटर आयोग का गठन किसके लिए किया गया था। तो हंटर आयोग का गठन किया गया कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए। यह किस प्रकार से हुआ, कौन किया, इसका जिम्मेदार कौन है, इसके जांच के लिए मतलब करने का कारण क्या था, इसको जांच करने के लिए।
तो एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम था हंटर आयोग। हंटर आयोग का गठन बार बार पूछता है कि हंटर आयोग का गठन कब किया गया, तो 1919 ईस्वी में किया गया। और हंटर आयोग किस लिए किया गया, तो जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ उसका जांच पड़ताल के लिए किया गया। अब यहाँ से आता है एक और रॉलेट एक्ट लाया जाता है, एक कानून लाया जाता है अंग्रेजों द्वारा, कानून जिसका नाम है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कानून जो है, इसके द्वारा क्या हुआ कि शक के माध्यम पर किया जाने लगा, शक के माध्यम पर गिरफ्तार किया जाने लगा। शक के माध्यम पर क्या किया जाने लगा, गिरफ्तार किया जाने लगा को। तो इसके माध्यम से जब गिरफ्तार किया जाने लगा तो बहुत सारे भारतीय व्यक्तियों को क्या हुआ कि बहुत सारे भारतीय व्यक्तियों को गिरफ्तार कर करके जेल में डाला जाने लगा। तो यहाँ से अगर बोला जाए कि गांधी जी को किस जेल में रखा गया था, तो गांधी जी को रखा गया था आगा खां जेल में, आगा खां जेल में। और ये जयप्रकाश नारायण को रखा गया था हजारीबाग जेल में, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल और गांधी जी को आगा खां जेल। पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय, स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी जी को किस जेल में गिरफ्तार करके रखा गया था, तो आगा खां जेल में। जयप्रकाश नारायण को कहाँ रखा गया था, हजारीबाग जेल में। और भी बहुत सारे व्यक्ति थे जिनको अलग अलग जेलों में रखा गया था, तो हम लोग उसको जो है बाद में पढ़ेंगे। अब यहाँ देखा जाए तो हम लोगों ने जलियांवाला बाग से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों को क्लियर किया, और भी जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि रॉलेट एक्ट कानून क्या था। रॉलेट एक्ट कानून को हम लोग काला कानून कहते हैं। क्या कहते हैं, काला कानून कहा जाता था, काला कानून। तो काला कानून क्यों कहा जाता था इसको, काला कानून इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसको शक के माध्यम पर गिरफ्तार किया जाता था बिना FIR दर्ज किए। तो इस प्रकार से काला कानून हो गया। और इसको एक नाम से भी जाना जानते हैं, बिना दलील, इस प्रकार से कुछ नाम है, बिना दलील बिना वकील, इस तरह से करके कुछ इसका वर्ड नाम है। बिना दलील, बिना जलील, बिना वकील, इस तरह से करके कुछ नाम है, थोड़ा सा वर्ड नहीं माइंड में आ रहा है, तो इसको उसी नाम से जानते हैं। बिना दलील बिना वकील एक कानून है, तो उसको क्या नाम है, रॉलेट एक्ट। शक के माध्यम पर गिरफ्तार किया जाता है, इसलिए इसको काला कानून कहते हैं। और रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जो भारतीय लोगों को बहुत ही क्या किया, हानि पहुंचाया। जैसे इस प्रकार से आप देख सकते हैं, गांधी जी को आगा खां जेल में रखा गया, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया। जितने भी अच्छे अच्छे क्रांतिकारी थे सभी को गिरफ्तार करके क्या कर दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया। तो इतना सारा प्रश्न हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड से देखें। तो इसी को जांच पड़ताल करने के लिए एक हंटर आयोग का गठन किया गया था। अब हम लोग पढ़ते हैं, इससे आने वाला प्रश्न जो आगे आता है उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग को अब आया, जो इसका जो आने वाला प्रश्न है एग्जाम में, वो हमेशा स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित रहता है। और बिहार का जो कोई भी आप एग्जाम दीजिएगा तो जलियांवाला बाग हो, यहाँ जो है चंपारण सत्याग्रह से इत्यादि से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब देखते हैं आगे प्रश्न को। अब देखिए यहाँ पे क्या है, खिलाफत आंदोलन। यहाँ क्या है, खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन जो है क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन तुर्की, यहाँ क्या हुआ, तुर्की का कोई खलीफा थे, खलीफा, उन्हीं के विरुद्ध जो यह आंदोलन चल रहा था। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। जैसे हम लोग पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन कहाँ से कहाँ तक चला, तो खिलाफत आंदोलन चला 1919 से 1922 तक के। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो इसका किया अली बंधु ने किया। यहाँ से प्रश्न दो याद कीजिएगा, खिलाफत आंदोलन किसके विरुद्ध हुआ, तुर्की का एक खलीफा थे उसी के विरुद्ध में स्टार्ट किया गया, और इसका नेतृत्व किसने किया, अली बंधु ने किया। ये प्रश्न पूछा जाता है हमेशा कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो अली बंधु ने किया। अब देखिए असहयोग आंदोलन, गांधी जी का एक आंदोलन प्रारंभ होता है, असहयोग आंदोलन। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन किसके विरुद्ध स्टार्ट किया गया था। प्रश्न ये हमेशा बार बार पूछा जाता है, किसके विरुद्ध, तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसमें एक कानून आया था रॉलेट एक्ट। तो यहाँ से पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ किसके विरुद्ध,
किसके विरुद्ध? तो यहाँ बोलेंगे रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जलिया असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। और असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है 1920 से और जा करके समाप्त होता है कितना ईस्वी में? 1922 में। तो स्टार्ट तो हो गया 1920 ईस्वी में, लेकिन जिस समय रॉलेट ये जो असहयोग आंदोलन चल रहा था और काफ़ी जो है यह आंदोलन गांधी जी के द्वारा मतलब सफल साबित होने ही वाला था। अच्छा ढंग से यह आंदोलन चल रहा था, शांतिपूर्ण ढंग से, और गांधी जी चाहते थे हमेशा कि हमारा देश का जो स्वतंत्रता मिले एक अच्छे तरीके से मिले। तो उसी दौरान क्या हुआ, गांधी जी हमेशा ये चाहते थे कि हिंसा के रूप में नहीं, अहिंसा के रूप में हमारा देश का विजय हो। तो असहयोग आंदोलन चल रहा था 1920 ईस्वी से स्टार्ट होकर के चल ही रहा था कि एक बीच में घटना घटती है जिसको हम लोग चौरा चौरी कांड के नाम से जानते हैं। तो चौरा चौरी कांड क्या हुआ? चौरा चौरी कांड जो हुआ, यहाँ से हम लोग देखेंगे कि चौरा चौरी कांड, चौरा चौरी कांड, चौरा चौरी कांड हुआ। इसका डेट याद रखिएगा 5 फरवरी 1922 को। चौरा चौरी क्या था? तो चौरा चौरी एक क्या था? एक थाना था जिसमें आग लगा दिए क्रांतिकारियों ने। क्या हुआ, गरम दल के जो नेता थे कुछ, उनको क्या कर दिए, उन लोगों ने क्या किया, चौरा चौरी एक थाना था उसमें आग लगा दिए और इसमें एक थानेदार और बहुत सारे पुलिसकर्मी मारे गए। तो गांधी जी को ये बात पता चला कि चौरा चौरी एक कांड हो गया, थाना को लहरा दिया गया है। तो गांधी जी ने इस आंदोलन को क्या देखा, इस आंदोलन को गांधी जी बोले कि हिंसात्मक रूप में देखें। यहाँ प्रश्न आएगा हिंसात्मक रूप में, थोड़ा सा एक्सप्लेन के रूप में हम याद करा रहे हैं, रिपीट कर करके बार बार, इसलिए रिपीट दोबारा कर देते हैं ताकि आपको रिवीजन भी हो जाए और एक तरह से गांधी जी का टॉपिक भी समाप्त हो जाए। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न यहाँ से पूछेगा कि गांधी जी ने किस आंदोलन को हिंसात्मक रूप में देखा? हिंसात्मक रूप में, हिंसा के रूप में, जो भी बोलिए, हिंसा के रूप में किस आंदोलन को देखा? तो चौरा चौरी कांड को देखा। और चौरा चौरी कांड के कारण क्या हुआ कि गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए थे उसको क्या कर दिए, वापस ले लिए। तो पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन को वापस लेने का यहाँ जो है वापस लिया गया। तो यहाँ से प्रश्न बन गया कि इस असहयोग आंदोलन को वापस लेने का प्रमुख वजह क्या था? तो प्रमुख वजह क्या है? चौरा चौरी कांड। गांधी जी नहीं चाहते थे कि कोई हिंसा करके हमारा देश का आज़ादी में दखलंदाजी दे, तो अपना आंदोलन को ही क्या कर दिए, स्थगित कर दिए। तो अगर स्थगित करने का डेट क्या है, ये है 11 फरवरी 1922 को। तो यहाँ से बोलिए प्रश्न बनेगा असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन की, असहयोग आंदोलन स्थगित किसके वजह से? तो चौरा चौरी कांड की वजह से होगा। तो पूछा जाएगा कि चौरा चौरी कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। और कितना दिन बाद? 6 दिन बाद ये असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया, वापस ले लिया गया। तो असहयोग आंदोलन स्टार्ट क्यों किया गया था, ये भी तो कारण बनता है कि असहयोग आंदोलन क्यों स्टार्ट किया गया था। तो असहयोग आंदोलन स्टार्ट होने का प्रमुख वजह था क्या? रॉलेट एक्ट के विरुद्ध किया गया था ये असहयोग आंदोलन। प्रश्न अगर एग्जाम में पूछे कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का प्रमुख वजह क्या था, तो अगर रॉलेट एक्ट दिया हुआ रहे तो रॉलेट एक्ट मारना है, और अगर जलियांवाला बाग हत्याकांड दिया रहे तो जलियांवाला बाग मारना है। अगर दोनों रहे तो उसमें रॉलेट एक्ट ही करना है। तो इस तरह से क्लियर हो गया। और एनी बेसेंट क्या बोलती है इस असहयोग आंदोलन के बारे में? एनी बेसेंट का क्या कहना है? एनी बेसेंट वही जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। एनी बेसेंट क्या कहती है कि यह आंदोलन मूर्खतापूर्ण है। मतलब एनी बेसेंट अपने शब्दों में यह कहना चाहती है कि असहयोग आंदोलन के नाम हम लोग दे करके अंग्रेजों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और अपना काम निकाल रहे हैं। ये कथन है एनी बेसेंट का कि असहयोग आंदोलन के बारे में एनी बेसेंट बोलती है कि यह मूर्खतापूर्ण आंदोलन है जो गांधी जी स्टार्ट किए हैं। ये एनी बेसेंट का कथन है। तो इसको भी हम लोग याद करेंगे। यह बात किसने कहा था कि यह असहयोग आंदोलन एक मूर्खतापूर्ण आंदोलन है? तो यह कहे थे एनी बेसेंट। तो असहयोग आंदोलन से संबंधित कुछ प्रश्न को हम लोगों ने क्लियर किया। अब आते हैं स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू, एमएल नेहरू कर देते हैं, एमएल नेहरू और चित्तरंजन दास,
चित्तरंजन दास, जिसको हम लोग देश बंधु के नाम जानते हैं। तो स्वराज पार्टी का स्थापना जो है किया गया 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया। और ये जो किया गया ये कहाँ किया गया, तो इलाहाबाद में, इलाहाबाद, याद रखिएगा कि स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 ईस्वी में जो किया गया, कहाँ किया गया, तो इलाहाबाद में किया गया मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, इस तरह से हमेशा याद रखिए। गांधी जी, और उसी दौरान क्या हुआ, गांधी और चित्तरंजन दास के बीच एक समझौता हुआ था। पैक्ट मतलब क्या होता है, समझौता, वो हुआ था 1924 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में। और हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पढ़ेंगे कि गांधी जी एक ही बार अध्यक्ष बने थे 1924 ईस्वी में, बेलगाम अधिवेशन में, जो कर्नाटक में है। तो इतना बात क्लियर हुआ। आप सविनय अवज्ञा आंदोलन से देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में यहाँ से एक प्रश्न बनता है, वह कौन सा आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने सबसे अधिक मात्रा में भाग लिया, तो यह था सविनय अवज्ञा, महिला सबसे अधिक भाग, यहाँ लिखेंगे महिला सबसे अधिक भाग लिया किस आंदोलन में, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन का डेट याद रखिएगा 1930 से 34। हालांकि यह 2 बार चला था, एक बार चला था 1930 से 31 और एक बार चला था 1932 से 34। तो ये दो डेट हमेशा याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 डेट में स्टार्ट हुआ था, एक 1930 से 31 और एक चला था 1932 से 34। तो दूसरा जो सविनय, यहाँ से ये भी पूछ देगा कि कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने सबसे अधिक मात्रा में भाग लिया, तो दूसरा में भाग लिया सबसे अधिक। तो दो डेट याद हो गया। अब 1930 ईस्वी में, 1930 में 11 सूत्री का मांग करते हैं गांधी जी। यहाँ 11 सूत्री क्या है, 1930 में एक कहानी है। 1930 ईस्वी में गांधी वर्सेस इरविन, लॉर्ड इरविन, हमारा उस समय भारत का वायसराय कौन था, भारत का वायसराय हमारा उस समय 1930 के आसपास वायसराय कौन है भारत के, लॉर्ड इरविन। तो गांधी और इरविन के बीच एक समझौता होता है, समझौता, इसमें गांधी जी 11 सूत्री मांग करते हैं। 11 सूत्री मांग, 11 सूत्री मांग क्या है, 11 सूत्री का मांग का मतलब होता है 11 अधिकार। अब भारतीयों के लिए 11 प्रकार के अधिकार मांगते हैं, जिसे इरविन जो है क्या करता है, इग्नोर कर देता है, मतलब इनकार कर देता है, इनकार, इसको मानने से इनकार करता है। जब गांधी जी लॉर्ड इरविन से भारतीयों के लिए 11 सूत्री मांग करते हैं, जिस समय लॉर्ड इरविन भारत का वायसराय था, तो लॉर्ड इरविन जो है इसको मानने से क्या करता है, इनकार कर देता है। तब गांधी जी जा करके दांडी मार्च प्रारंभ करते हैं 1930 में। 1930 ईस्वी में ही गांधी जी ने सेल्फ डिपेंड रहने के लिए या आत्मनिर्भर रहने के लिए एक नमक सत्याग्रह का प्रारंभ करते हैं, और नमक कानून बनाकर अंग्रेजों का कानून को क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं। तो देखते हैं नमक सत्याग्रह क्या है। नमक सत्याग्रह को ही हम लोग दांडी मार्च भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले साबरमती से दांडी मार्च कहाँ से स्टार्ट हुआ था, दांडी से साबरमती, साबरमती से दांडी के लिए। दांडी मार्च कहाँ से कहाँ तक के लिए, तो यहाँ याद रखेंगे साबरमती से कहाँ के लिए, दांडी, साबरमती से दांडी के लिए जो है यात्रा था, यहाँ से जाना था सभी को। दांडी मार्च सबसे पहले प्रारंभ हुआ 12 मार्च 1930 को, और चला था कब तक, 6 अप्रैल 1930 तक के। तो दांडी मार्च, मार्च का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। तो यहाँ जाना था कहाँ, साबरमती से कहाँ जाना था, दांडी जाना था। तो साबरमती से दांडी की अगर दूरी पूछा जाता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमेशा एग्जाम में पूछा गया है कि 234 मील, 243 मील, कितना, 243 मील, मील में पूछा गया था एग्जाम में कि साबरमती से दांडी की दूरी कितनी थी, तो 243 मील दूरी था, दूरी, ठीक है। साबरमती से दांडी की दूरी 243 मील था। और दांडी 12 मार्च 1930 को जो थी दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था, इसमें गांधी जी का सहयोगी थे 78 सहयोगियों के साथ, 78 सहयोगियों के साथ दांडी मार्च का प्रारंभ किया गया था। और बाद में 6 अप्रैल 1930 तक जाते जाते लाख से भी अधिक हो चुके थे। तो गांधी जी के इस दांडी मार्च को हम लोग नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, दिख रहा है बोर्ड, नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो नमक सत्याग्रह क्या था, गांधी जी के इस दांडी मार्च को हम लोग नमक सत्याग्रह
ग्रह के भी नाम से जानते हैं। तो नमक सत्याग्रह क्या था? नमक सत्याग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि साबरमती से दांडी पहुंचकर और जा करके दांडी में नमक बनाना और नमक कानून को उल्लंघन करना, अंग्रेजों का जो कानून बनाया गया था उसको उल्लंघन करना, इसलिए दांडी मार्च को एक तरह से हम लोग नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। तो साबरमती से दांडी की दूरी 243 मील कितने सहयोगियों के साथ स्टार्ट किए थे? तो 78 सहयोगियों के साथ। बाद में हो जाता है 1,00,000 प्लस जो है सहयोगी हो जाते हैं। और यही दांडी मार्च को सुभाष चंद्र बोस ने, यहाँ देखना है, ये जो दांडी मार्च है, इस दांडी मार्च को सुभाष चंद्र बोस क्या कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस तुलना करते हैं इस दांडी मार्च को किन किन से, थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ से एक प्रश्न है, दांडी मार्च को एस बोस क्या बोलते हैं? एस बोस का मतलब सुभाष चंद्र बोस क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं दांडी मार्च का तुलना करते हैं, तुलना किससे करते हैं? नेपोलियन और मुसोलिनी की यात्रा से। यहाँ से प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस मार्च को या दांडी मार्च को सुभाष चंद्र बोस ने किससे तुलना किया है? तो नेपोलियन जो था फ्रांस का, नेपोलियन और मुसोलिनी के जो यात्रा था उससे तुलना कर दिया है महात्मा गांधी के दांडी मार्च को। इतना प्रश्न याद करेंगे। और एक प्रश्न तो आप जानते ही होंगे, गांधी जी जिस समय भारत आज़ाद हो रहा था उस समय गांधी जी पश्चिम बंगाल में थे, गरीबों को जो है सहायता कर रहे थे। गांधी जी का मृत्यु होता है, गांधी जी का मृत्यु 31 जनवरी 1948 को गांधी जी का मृत्यु होता है 31 जनवरी 1948 को। इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? शहीद दिवस। तो अभी हम लोग का टॉपिक जो है गांधी जी से समाप्त नहीं हुआ है, इसका तीसरा वीडियो हम लोग अच्छे ढंग से क्लियर करेंगे और वो अंत हो जाएगा। आशा करते हैं कि हमारा ये सेकेंड वीडियो में जो कुछ प्रश्न था उसको आप लोग अच्छे ढंग से क्लियर किए होंगे। और हमने पहला वीडियो में जितना बना उतना समझाने का प्रयास किया। आप अपने ढंग से इस तरह से याद लिख करके याद कीजिए, पढ़िए, ताकि हमेशा एग्ज़ाम के नज़दीक भी जा कर के हमें सारा प्रश्न याद रह सके। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और लाइक और सब्सक्राइब कम से कम कीजिए ताकि हमें भी मतलब कुछ मोटिवेशन मिले, ताकि हम अच्छे से और भी वीडियो बना सकें। थैंक यू।